नमस्कार। मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अध्याय संख्या 3 के साथ, जिसका शीर्षक है बाल विकास के सिद्धांत। अब बाल विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वह शिक्षा प्रक्रिया से जुड़ता है और उसे बाल विकास के सिद्धांतों की बारे में अगर जानकारी होती है तो उसका शिक्षण जो है प्रभावी हो जाता है। उसको पता रहता है कि बालकों का विकास किस किस तरह से होता है और उन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक अपने शिक्षण को अत्यधिक प्रभावी बना सकता है। तो इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि इस अध्याय के अगर आपको नोट्स चाहिए जो मेरे द्वारा हाथ से बनाए गए हैं, उनकी PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और इस वीडियो के अंत में मैंने आपको एक नंबर दिया है, पिछले वीडियो में दिया था, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नंबर। उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पर, CDP चैप्टर 3 नोट्स, अपना नाम और अपने शहर का नाम। अगर पहले से आप मुझसे नोट्स प्राप्त कर चुके हैं तो आपको बार बार नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर, मैंने उनके सभी के नाम सेव कर लिए हैं। अगर आपने पहले मुझे चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के नोट्स के लिए मैसेज सेंड किया है तो आपको बार बार नाम सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप केवल चैप्टर 3 नोट्स CDP या CDP चैप्टर 3 नोट्स मुझे लिखकर मैसेज कर दें तो इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए बहुत बेहतर क्या होगा, अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले मुझसे उस चैप्टर के नोट्स ले लेते हैं और एक बार उनको पढ़ लेते हैं, फिर मेरा वीडियो देख लें और एक बार दोबारा उनको पढ़ लें, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और बाद में जब हम इस चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मैंने विकास के बारे में आपको पहले ही बताया था। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये स्किनर का स्टेटमेंट नहीं था, हमने पिछली बार चैप्टर में देखा था कि स्किनर का एक स्टेटमेंट था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यानी कि बालक का विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, जैसे ही बालक माँ के गर्भ में आता है तब से उसका विकास शुरू हो जाता है और बालक की मृत्यु तक वह विकास उसके साथ साथ चलता है। विकास की गति जीवन के किसी हिस्से में कम रहती है, किसी हिस्से में ज़्यादा रहती है, लेकिन विकास हमेशा और लगातार होता रहता है। तो पहला स्टेटमेंट, विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बाल विकास के सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप बाल विकास के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे कि बाल विकास किन निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है, तब तक आप एक बेहतर शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखेंगे, बाल विकास एक निश्चित क्रम और सिद्धांतों का पालन करता है। बाल विकास एक निश्चित क्रम, देखिए निश्चित क्रम का क्या मतलब है कि जब भी बालक के विकास की हम बात करते हैं तो बालक के विकास के हम एक क्रम को निर्धारित करते हैं और निश्चित क्रम होता है। जैसे सबसे पहले गर्भावस्था, उसके बाद बालक की शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद अन्य अवस्थाएं। हालांकि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से केवल 3 अवस्थाएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक, दूसरी बाल्यावस्था 2 से 12 तक, जहां बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में बांटा था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। उसके बाद आपकी आती है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इन्हीं का अध्ययन हमें करना है। तो बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसे तात्पर्य क्या है कि बालक के शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का निश्चित क्रम होता है। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि किसी भी बालक में इन अवस्थाओं का क्रम आगे पीछे हो जाए। तो बाल विकास एक निश्चित क्रम का और निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है। तो हम इस अध्याय में उन्हीं सिद्धांतों की बात करेंगे। तो देखेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, पहला सिद्धांत आपके सामने स्क्रीन पर है, निरंतरता का सिद्धांत। तो देखिएगा, आप सबको पता है कि बाल विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत का मतलब ये निरंतर, यानी कि बालक का विकास निरंतर होता रहता है। हालांकि कभी गति तेज होती है, कभी गति उसकी धीमी होती है, लेकिन उसकी विकास की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। तो पहला सिद्धांत है बालक की विकास के निरंतरता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत की अगर बात करें, विकास क्रम का सिद्धांत, तो मैंने आपको जहाँ बताया निश्चित क्रम का पालन करता है। तो विकास का एक निश्चित क्रम होता है कि बालक पहले शैशवावस्था में आता है, उसके बाद बालक बाल्यावस्था में आता है और उसके बाद बालक किशोरावस्था में आता है। अर्थात बालक के विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो तीसरे पे देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं सिद्धांत से अर्थ है आपका कि सभी बालकों का विकास एक सा नहीं होता। क्रम सबका एक सा होता है, लेकिन गति सभी की एक सी नहीं होती।
कुछ बालकों की भाषा बहुत अच्छी होती है, कुछ की भाषा उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ का शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है, कुछ का उतना अच्छा नहीं हो पाता, कुछ का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है, कुछ का नहीं हो पाता। अर्थात सभी बालक के विकास में एक निश्चित रूप से भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी दो बालक बिल्कुल एक से नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं विकास के किसी न किसी क्षेत्र में एक दूसरे से भिन्न अवश्य होंगे। तो इसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अर्थात किसी भी दो बालकों का विकास एक सा नहीं होता, किसी न किसी क्षेत्र में उनके बीच प्रॉपर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। चौथे सिद्धांत की बात करें, विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिएगा, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि क्रम और दिशा। देखिए, क्रम था शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और विकास की दिशा की अगर बात करें, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि विकास की क्या दिशा होती है। तो आपको दो याद रखना है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। बालक जब माँ के गर्भ में होता है तब सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, उसके बाद धड़ और टांगों का होता है। इसको हम कहते हैं शिर पदाभिमुख। कभी कभी क्या होता है, शिर की जगह यहाँ शिराह लिखा होता है, शिराह पदाभिमुख। तो ध्यान रखिएगा, बालक के विकास की दिशा शिर पदाभिमुख अर्थात सिर से पैर की ओर, तथा केंद्र से परिधि की ओर। केंद्र मतलब पहले शरीर के आंतरिक अंगों का विकास, उसके बाद बाह्य अंगों का विकास होता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र से परिधि की ओर। देखेंगे आपने जब भी कभी वृत्त पढ़ा होगा तो वृत्त में ये आपका केंद्र होता है, केंद्र अंदर होता है, और परिधि बाहर होती है। तो केंद्र से परिधि की ओर मतलब है भीतर से बाहर की ओर। अगर एग्जाम में आपके केंद्र से परिधि की ओर नहीं आता है ऑप्शन, भीतर से बाहर की ओर आता है, तब भी ऑप्शन आपका यही टिक किया जाएगा। तो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, सिर से पैर की ओर अर्थात शिर पदाभिमुख, और केंद्र से परिधि की ओर अर्थात भीतर से बाहर की ओर। अगले सिद्धांत की बात करेंगे, एकीकरण एवं परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत हमने चैप्टर नंबर 2 में बात किया था कि विकास बहुआयामी होता है, अर्थात विकास के कई सारे आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, और विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैंने बताया था आपको कि विकास के किसी एक आयाम में अगर विकास कम हो रहा है तो वह दूसरे आयामों के विकास को निश्चित रूप से, सीधे रूप से या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका मतलब है विकास बहुआयामी होता है और विकास के सभी आयाम एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, यदि किसी बालक का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं उसके अन्य विकास के आयामों में समस्या आएगी। किसी बालक का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाया है, वह बड़ा कमज़ोर है, उसका शरीर ठीक से विकसित नहीं हो पाया, तो उसे और चीज़ों में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसका अर्थ है कि विकास बहुआयामी होता है, साथ ही साथ विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसके अलावा एक आता है एकीकरण का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा पिछली परीक्षाओं में सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, विकास के एकीकरण के सिद्धांत से अभिप्राय है। तो कई सारे ऑप्शन आपको उसमें मिलेंगे, 4 ऑप्शन। तो वहाँ होता है कि बालक पहले अपने पूरे शरीर को चलाना सीखता है, फिर उसके भागों को धीरे धीरे चलाना सीख जाता है। आपने देखा होगा, छोटा बालक स्टार्टिंग में पूरे शरीर को हिलाता है, फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो फिर अपने धीरे धीरे अंगों पर उसका कंट्रोल होने लगता है। तो बालक पहले पूरे शरीर को और फिर उसके अंगों को चलाना सीखता है। तो इसे कहते हैं विकास के एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है ना। छठे सिद्धांत की बात करेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, जब भी आप सीडीपी का पेपर देंगे या मैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो कई दफ़ा क्या होता है, वंशानुक्रम अर्थात आनुवांशिकता, वातावरण अर्थात आपके आसपास का माहौल। देखिए, वंशानुक्रम के लिए बाल विकास में कई दफ़ा प्रकृति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ कन्फ्यूज़न क्यों है, प्रकृति से हम समझते हैं नेचर, और नेचर का मतलब क्या हो गया, आसपास का वातावरण। तो हम प्रकृति को वातावरण समझेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से प्रकृति का मतलब क्या है, वंशानुक्रम के बालक का जब जन्म हुआ है तो किस प्रकार की प्रकृति वो लेकर आया है, अपने माँ बाप से या अपने पूर्वजों से किस प्रकार के गुणों को वह लेके आया है। तो बालक के विकास पर वंशानुक्रम का और वातावरण का एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, वंशानुक्रम का अर्थ क्या है कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो देखेंगे मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं, और इन गुणसूत्रों में आधे गुणसूत्र माँ के होते हैं और आधे गुणसूत्र बाप के होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन में, विस्तार से देखेंगे कि बेटा कब होता है, बेटी कब होती है, किन्नर का जन्म कैसे होता है, या जन्मजात आनुवांशिक बीमारियां कैसे होती हैं। अभी इतना समझते हैं कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है
तो जीन के माध्यम से, जीन डीएनए की इकाई है, तो जीन के माध्यम से अपने माँ बाप और पूर्वजों के गुणों को साथ लेके आता है। शरीर की लंबाई, शरीर का रंग, आँखों का रंग, चेहरा इत्यादि आपने देखा होगा। आप देखें आस पड़ोस में किसी को भी, अगर आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं, उनका बेटा आप शक्ल देखेंगे तो आप लगेगा कि हाँ इसका शरीर, बात करने की आदत या इसकी आँखों का रंग अंकल से मिलता जुलता है। इसका अर्थ क्या है कि बालक अपने साथ वंशानुक्रम के माध्यम से बहुत सारे गुणों को लेके आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वंशानुक्रम जो है, जो वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त गुण हैं वो स्थिर हैं। क्यों स्थिर हैं? क्योंकि एक बार बालक का जन्म हो गया और जो गुण उसे माँ बाप से मिलने थे वो मिल गए, लेकिन उसका वातावरण स्थिर नहीं है। वातावरण कैसा है? चर है। क्योंकि आज बालक गांव में रह रहा है, उसके आसपास का माहौल कुछ और है, फिर वो शहर में आ गया, उसका माहौल चेंज हो गया। हो सकता है पहले वो ऐसे इलाके में रहता था जहाँ प्राकृतिक माहौल ज़्यादा था, पेड़ पौधे हरियाली ज़्यादा थी, अब वो ऐसे माहौल में आ गया जहाँ ये सब चीज़ें नहीं है, शहर में इमारतें ज़्यादा हैं, अर्थात उसका वातावरण चेंज हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वंशानुक्रम से प्राप्त जो गुण हैं वो कैसे होते हैं? स्थिर। लेकिन वातावरण जो उस पर प्रभाव डालता है वो कैसा होता है? चर होता है। चर का मतलब है वेरिएबल, यानी कि आप बालक के वातावरण को आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो गुण उसके वंशानुक्रम से मिले हैं उसको आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। यही वंशानुक्रम को प्रकृति और वातावरण को पोषण से हम जानते हैं। अगर आपके सामने एक प्रश्न आता है कि बालक के विकास पर निम्नलिखित में से किसका एक प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत हो, चौथे ऑप्शन में वंशानुक्रम एवं वातावरण की जगह प्रकृति एवं पोषण दे रखा हो, तो ध्यान रखिए प्रकृति, हमारे सीडीपी के अकॉर्डिंग प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम और पोषण का मतलब है वातावरण। तो देखिएगा विकास के एक पैटर्न पर वंशानुक्रम और वातावरण का एक निश्चित असर पड़ता है और बालक इन दोनों के साथ ही आगे बढ़ता है कि जो गुण वो अपने माँ बाप से लेके आया अर्थात वंशानुक्रम, और जैसे माहौल में वो रहता है वो वातावरण उस पर प्रॉपर प्रभाव डालता है। चलिए अब बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। यहाँ हमने देखा विकास के सिद्धांत, जहाँ हमने 6 सिद्धांतों की बात की। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला आपका देखेंगे वातावरण। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वातावरण भी आपका 2 तरह का है, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण की बात करें तो इसमें जलवायु आती है। मान लीजिए कि एक बालक इंडिया में रहता है, नॉर्थ इंडिया में, और एक बालक साउथ इंडिया में रहता है, या एक बालक अफ्रीका में रहता है। तो आप देखेंगे, या एक बालक आप यूरोप में मान लीजिए किसी भी कंट्री में रहता है, तो आपने देखा होगा कि इंडियंस की शक्ल सूरत, उनकी लंबाई, उनकी त्वचा का रंग, या आप अफ्रीकन को देखें या यूरोपियन के, इनके शरीर में बड़ा अंतर पाया जाता है, इनके बहुत सारे व्यवहार में भी अंतर पाया जाता है। तो किसकी वजह से होता है? भौतिक वातावरण या जलवायु की वजह से होता है। आप देखेंगे इंडिया में ही देख लीजिए, आप उत्तरांचल जाइए और जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं तो उनके शरीर की रचना आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी। आप अगर नेपाल चले जाएं तो आप देखेंगे नेपाल बिल्कुल भारत से लगा हुआ देश है, और वहाँ के लोगों की आप देखेंगे वेशभूषा और शक्ल सूरत थोड़ी अलग होती है। तो ये किसकी वजह से है? भौतिक वातावरण की, जिसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु के परिवर्तन होने से क्या होता है, बालक के लंबाई, रंग, शरीर, बहुत सारी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। तो भौतिक वातावरण एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है। दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण से मेरा मतलब है कि आसपास के लोग कैसे हैं, किस धर्म के लोग हैं, कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो ये सब हमारा किस में आता है? सामाजिक वातावरण में आता है। किस प्रकार की वहाँ रीति रिवाजों को माना जाता है, तो इन सब को मिला के हम कहते हैं सामाजिक वातावरण। यानी कि वातावरण, पहला जलवायु और दूसरा आपका सामाजिक वातावरण। हो सकता है कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली पूरा लगभग एक सी जलवायु है वहाँ की, लेकिन दिल्ली में एक बालक को आप देखें वो रह रहा है किसी पॉश इलाके में जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं और बहुत नौकरी पेशा या बिजनेसमैन लोग रहते हैं। एक बालक को आप रख दीजिए दिल्ली में ही किसी झोपड़पट्टी इलाके में, तो जलवायु दोनों की एक सी है, लेकिन दोनों का सामाजिक वातावरण कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों के बालकों के विकास में आपको प्रॉपर अंतर मिलेगा। तो जब भी हम बात करेंगे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो बात आती है वातावरण की। तो वातावरण 2 तरह का, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। यहाँ देखिएगा दूसरा कारक जो प्रभावित करता है वो क्या है? वंशानुक्रम है। सीधी सी बात है, बालक जो अपने माँ बाप से गुण लेके आता है वो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में परिलक्षित होते हैं। तो वंशानुक्रम भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारणों में से
एक है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्टेटमेंट आपको दिए होंगे 3 से 4, मैं आपको जब प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा तो आपको वहाँ मिलेंगे। तो उसमें आपका लिखेगा विकास, बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल है, 50-50 है, या एक स्टेटमेंट दिया हुआ गुणनफल है। तो ध्यान रखिएगा, बालक का विकास या मानव का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल होता है। योगदान की योग की बात नहीं करेंगे, योग 50-50 की बात नहीं करेंगे। स्टेटमेंट यही सही है कि बाल विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। कैसे देखिएगा, वंशानुक्रम क्या है, बालक के लिए एक प्रकार की नींव का इंतजाम करता है और वातावरण उस नींव के ऊपर बिल्डिंग का काम करता है। अब आपकी नींव कैसी है, अर्थात अपने माँ बाप से आप कैसे गुण लेके आए हैं, अच्छे गुण लेके आए हैं। हो सकता है कि आपके माँ बाप बहुत अच्छे लोग हों, उनकी आदतें बहुत अच्छी हों, उनकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी हो, तो आपके अंदर भी गुण अच्छे आएंगे। लेकिन अच्छे गुणों के बावजूद आपका वातावरण अच्छा नहीं है, तो क्या आपका विकास अच्छा हो जाएगा? या आपका वंशानुक्रम बहुत अच्छा नहीं था लेकिन आपका वातावरण अच्छा हो गया, तो आपका विकास अच्छा होने की संभावना है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों का बराबर योगदान है, यहाँ इन दोनों का गुणनफल है कि आप अपने माँ बाप से कैसे गुण कैरी करके लाए हैं, कैसे आप डीएनए के माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से अपने माँ बाप से आपने किस प्रकार के गुणों को हासिल किया है, उसके बाद आप कैसे वातावरण में आप रह रहे हैं। देखिएगा, आगे एक चैप्टर आपको मिलेगा वातावरण और वंशानुक्रम की प्रक्रिया, उसमें हम बात करेंगे कि कई बार मनोवैज्ञानिकों ने क्या काम किया है कि 2 जुड़वा बच्चों को लिया है और 2 जुड़वा बच्चों को, एक को तो गांव में रखा है ऐसे एरिया में जहां लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं है, और एक बच्चे को अच्छे एरिया में रखा है जहां लोग पढ़े लिखे हैं और माहौल भी अच्छा है। जब वो बालक बड़े हुए हैं तो उन्होंने देखा है कि हाँ, इनमें दोनों में बहुत प्रॉपर डिफरेंस है, जबकि दोनों का वंशानुक्रम कैसा था, दोनों का डीएनए एक था, दोनों जुड़वा बच्चे थे, एक साथ जन्म हुआ था, तो उनके जीन भी लगभग एक से रहे होंगे, लेकिन वातावरण चेंज होने से उनके विकास पे क्या हो गया, बहुत बड़ा अंतर आ गया। तो मानव का विकास या बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अगला जो कारक है, हमारे 2 कारक हो गए वातावरण को, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले। तीसरे कारक की बात करें तो भोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो बाल विकास को प्रभावित करती है। देखिएगा, भोजन में कई सारे तत्व होते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपको मुख्यतः ऊर्जा देता है, प्रोटीन जो आपकी मांसपेशियां बनाता है, वसा जो आपके शरीर को तापमान को बनाए रखता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी आपको वसा देती है, विटामिन्स आपके शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए और आपको रोगों से बचाने के लिए, इसी तरह से खनिज आपके शरीर को रोगों से बचाने के लिए तथा शरीर की बहुत सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जल और आहारी रेशे अर्थात फाइबर। जब भी आप कुछ फ्रूट खाते हैं या आप सलाद खाते हैं, देखा होगा कि आपके बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है। तो ऐसे भोजन, जैसे आपने सलाद खा ली या आपने कुछ फल खा लिए, तो उनमें रेशों की मात्रा ज़्यादा होती है और उससे आपके पाचन क्रिया सही रहती है और आपके शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में आसानी होती है। तो आपके भोजन के सभी इंपॉर्टेंट अंग हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, आहारी रेशे। इन्हें हम ईवीएस में बायोलॉजी के सेक्शन में भोजन वाले चैप्टर में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या काम है, इनकी क्या क्या और विशेषताएं हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें भोजन नंबर 3 पर है। भोजन की बात अगर करेंगे तो बात आती है संतुलित भोजन की। तो बालक को संतुलित भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उसका विकास बिल्कुल ठीक तरह से हो सके। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के शारीरिक विकास और अन्य विकास के पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार बहुत लंबे समय से मिड डे मील योजना चला रही है। इन योजनाओं की हम अगले कई चैप्टर्स में, बहुत सारी सरकार की योजनाएं जहां हम बात करते हैं बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की, जब बात करेंगे तो यहाँ इनकी बात होगी तो हम बात करेंगे। तो अभी देखेंगे आप, भोजन एक महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए सरकार मिड डे मील स्कीम चलाती ताकि बच्चों को प्रॉपर भोजन मिले और उनके विकास में कोई कमी ना रह जाए। अगला कारक है रोग। ध्यान रखिएगा, बच्चे के विकास में रोग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपने देखा हो, कुछ बच्चे छोटे जब होते हैं तो बड़ा बीमार रहते हैं और हमेशा उनको कुछ ना कुछ समस्या रहती है, तो ऐसे बालकों का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता। तो ध्यान रखिएगा कि बालकों के विकास में रोगों की बड़ी समस्या होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब बालक गर्भ में आता है तो माँ को बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं। बालक के जन्म के बाद लंबे समय तक उसे कई सारे टीके लगाए जाते हैं ताकि बालक बहुत सारे रोगों से बचा रहे और उसका विकास ठीक से हो सके। इसके अलावा देखेंगे ग्रंथियों की सामान्य या असामान्य क्रियाएं भी बालक के विकास पर
एक बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे मैंने कल आपको एक चैप्टर 2 में बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि जैसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में होती है और ये शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। अब जैसे एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, आपने गले में होती है, और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कम या ज़्यादा हो जाएं तो आपने देखा होगा लोग मोटे या पतले हो जाते हैं। या थायराइड ग्रंथि ठीक से काम ना करे तो बालक क्या हो जाता है, बालक की बुद्धि थोड़ी सी विकृत हो जाती है। तो अगर बालक के शरीर की ग्रंथियों की क्रियाएं असामान्य हैं तो बालक का विकास ठीक से नहीं होगा। तो ग्रंथियों की क्रियाएं भी बालक के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उसके विकास को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अगली बात करें बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक की, तो बुद्धि भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। जिन बालकों की बुद्धि तेज होती है तो देखा गया है कि वो जल्दी से बोलने लगते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कामों में वो अच्छे होते हैं। तो बुद्धि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। बालक के सामाजिक समायोजन में, समस्याओं के समाधान में, शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में बुद्धि का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो देखा हमने समझा यहाँ पे कि बालक के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत। दूसरे सेक्शन में हमने समझा बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम बात करेंगे इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो पहली बात कहेंगे विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न पुरानी कई परीक्षा में आया है या यूपी टेट या सी टेट में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कथन सही है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर आप किसी बालक का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि बालक को किस प्रकार का माहौल मिला हुआ, किस प्रकार के वातावरण में है, किस प्रकार की उसकी बुद्धि है, तो आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। विकास लंबवत सीधा ना होकर, लंबवत सीधा अर्थात ऐसा सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। वर्तुला का मतलब इस तरह से होता है। कैसे होता है देखिएगा, विकास के कई सारे आयाम होते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास। अगर विकास लंबवत सीधा होता तो देखिए क्या होता, पहले उसका शरीर का विकास होता, पहले वो लंबा चौड़ा हो जाता, साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 साल में पहले वो अच्छी खासी लंबाई प्राप्त करता, क्योंकि पहले लंबवत है तो सबसे पहले विकास कौन सा आएगा, शारीरिक। उसके बाद फिर उसकी बुद्धि का विकास होता, तो फिर केवल बुद्धि का विकास होता, फिर कुछ और नहीं होता। उसके बाद जब बुद्धि का विकास कंप्लीट हो जाता फिर उसकी भाषा का विकास होता, फिर उसके बाद उसकी नैतिकता का विकास होता। यानी कि एक विकास कंप्लीट हो जाता फिर दूसरा होता फिर तीसरा होता, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार। यानी कि एक विकास हुआ थोड़ा सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, थोड़ा थोड़ा हुआ, वापस वहीं आ गए। यानी कि थोड़ा थोड़े सारे विकास हो गए, थोड़ी सी बुद्धि का, थोड़ा शरीर का, थोड़ा भाषा का, थोड़ा सामाजिकता का, थोड़ा नैतिकता का। फिर राउंड ऊपर चले तो थोड़ा शरीर और विकसित हो गया, थोड़ी बुद्धि और विकसित हो गई, थोड़ा भाषा और विकसित हो गई, थोड़ी नैतिकता और विकसित हो गई। फिर दोबारा घूम के आए, फिर शरीर थोड़ा और विकसित हो। इस तरह बालक का जो विकास है वो कैसा होता है, वर्तुलाकार, एक राउंड शेप में होता है। तो सभी विकास धीरे 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 होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक विकास पहले पूरा हो जाएगा फिर दूसरा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बालक का विकास कैसा होता है, वो वर्तुलाकार होता है, एक राउंड शेप में होता है ऐसे। यानी कि विकास के सभी आयामों का विकास साथ साथ चलता है और साथ साथ चलते हुए वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया है। अगली बात करते हैं विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, बालक के विकास पर अगर ध्यान न दिया जाए तो बालक का विकास नकारात्मक दिशा में जा सकता है। इसी का अर्थ है कि बालक की विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। कैसे, एक उदाहरण से समझिए। एक बालक है, उसके शरीर का विकास होता है, वो उसकी लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, लेकिन हमने उसकी खान पान की आदतों को नियंत्रित नहीं किया। वो या तो बहुत ज़्यादा खाता है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, कम एज में बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, या वो ऐसी चीज़ें खाता है जो हेल्दी नहीं है, जिसमें प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, जिसमें और वस्तुएं नहीं हैं, तो क्या होगा, उसका दुबला हो जाएगा। या आप समझें भाषाई विकास, बालक की भाषा। आपने को छोटा बच्चा तो हम सिखाते हैं कि ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे कहते हैं, बड़ों से आप कह के बात करते हैं। अगर हम बच्चे की भाषा की विकास पर ध्यान न दें तो उसकी भाषा कैसी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। वो उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करेगा, ठीक से सबसे बात नहीं करेगा। या हम नैतिकता की बात करें कि नैतिक विकास बालक का हो रहा है या सामाजिक विकास हो रहा है
और हम उसको नियंत्रित ना करें, हम उसको समझाएं ना, तो क्या होगा, विकास बजाय सकारात्मक होने के कैसा हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। और नकारात्मक हो जाएगा तो क्या होगा, ये कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। अगर बालक के विकास पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो बालक का विकास नकारात्मक दिशा में जा सकता है। अगली बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की समझ। एक शिक्षक को भिन्न अधिगम शैलियों को, ध्यान रखिएगा, अधिगम के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता करता है। भिन्न अधिगम शैलियों को, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक बालक अलग अलग तरीके से सीखता है। हर एक बालक की शैली जो होती है सीखने की वो कैसी होती है, भिन्न होती है। अब टीचर को अधिगम सिद्धांत पता है कि किस किस प्रकार से सिखाया जाता है, बाल विकास के सिद्धांत भी पता है, तो वो बालकों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से हैंडल कर सकता है। अर्थात कक्ष में जितने भी बालक उसके समक्ष हैं उनमें से कुछ बालक हैं जो एक तरह सीखते हैं, कुछ बालक दूसरी तरह सीखते हैं, कुछ बालक और तरह सीखते हैं, और उसको पता है, टीचर जानता है कि भिन्न भिन्न अधिगम सिद्धांत क्या हैं, बालकों का विकास का सिद्धांत क्या है, तो उन सभी बालकों की भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को वो प्रभावी रूप से हैंडल कर सकता है, उनको बहुत अच्छे ढंग से वो शिक्षण क्रिया में शामिल कर सकता है। अगला स्टेटमेंट है आपका, अगला कथन है, महत्वपूर्ण तथ्य में परामर्श देने पर बालक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सही बात है, अगर आप बालक को परामर्श दें, देखिएगा आपके समक्ष किसी भी बालक में कोई कठिनाई है, अगर उसके बालक का आप मूल्यांकन करें और देखें कि अन्य बालकों की तुलना में इसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, तो आपको उसको डांटना नहीं है, डांटना तो है ही नहीं बिल्कुल। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि बालक की अधिगम की कठिनाई का स्तर क्या है, कि किस लेवल पे इसको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा आपको देखना है कि बालक के अधिगम का स्तर क्या है, और इसके साथ साथ अधिगम की कठिनाई का कारण क्या है, कि इस स्तर की कठिनाई है और इसका कारण ये है। इसके अलावा हमेशा ये नहीं होता कि कोई बालक अधिगम में प्रॉब्लम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस बालक के अंदर समस्या हो सकता है, कि वो जिस माहौल से आ रहा है, हो सकता है उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको बालक की किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले उसकी कठिनाई के स्तर का, उसकी कठिनाई के कारणों का और उसके परिवार के माहौल के बारे में जानना आवश्यक है। कि हो सकता है उसके घर में बहुत झगड़े होते हो माँ बाप के बीच, तो वो ठीक से प्रदर्शन ना कर पा रहा हो। इसीलिए जब भी आप देखते हैं महीने के अंत में शिक्षक और अभिभावक मीटिंग जब होती है, तो हम यही देखते हैं, हमारा कर्तव्य ये होता है शिक्षक के रूप में कि क्लास में अगर किसी बच्चे का प्रदर्शन खराब है और आप अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसके माँ बाप से मिलें, पता करें घर का माहौल कैसा है, और माँ बाप के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाएं जिससे कि बच्चे पर प्रॉपर नज़र रखी जा सके, उसकी समस्याओं को दूर किया जा सके। क्योंकि अगर आप बच्चे का प्रदर्शन खराब है और उसकी समस्याओं को बिना समझे सुधारने की कोशिश करेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी आप किसी बालक के अधिगम कठिनाइयों की जब बात करें तो आप समझें कि बालक की अधिगम की कठिनाई का स्तर क्या है, उसको लर्निंग में कहाँ किस लेवल की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या है, और उसके माँ बाप से मिलकर पता करें कि उसके घर का माहौल कैसा है। तो आपको बालक के कठिनाइयों को दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। तो देखेंगे यहाँ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, जहाँ हमने बात की विकास के सिद्धांतों की बात की, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की। तो ये नंबर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप मैसेज करें इस अध्याय के नोट्स पाने के लिए। इसके अलावा कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं कि आपने कहा था कि आप एक चैप्टर समाप्त होने के बाद उस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला बनाएंगे। मैं बिल्कुल, मुझे याद है, अभी मेरे पास एक डिवाइस मैंने मंगाई है, जिस डिवाइस की मदद से मैं उन प्रश्नों को लैपटॉप की स्क्रीन पर रिकॉर्ड करूँगा। अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा तो बहुत अच्छा नहीं आएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी डिवाइस मंगा लूँ जिससे कि मैं उस लैपटॉप पर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ। प्रत्येक अध्याय पर आधारित पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न और संभावित प्रश्नों को मैं पूरा बनाऊंगा, मुझे याद है बिल्कुल बनाऊंगा। और जब तक वो डिवाइस मेरे पास नहीं आ जाती तब तक मैं आपको चैप्टर आगे पढ़ाता जाऊंगा। जैसे ही डिवाइस 1, 2, 3 दिनों मेरे पास आती है तो मैं उन चैप्टर के प्रश्नों के वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तब तक आप ये सब चैप्टर पढ़ते रहें, निश्चिंत रहें, मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे आसानी से पेपर आपका छूटेगा नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स CDP में आने वाले हैं, लेकिन आप निरंतरता बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा इसे लाइक कर दें, और अगर किसी अध्ययन ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस पर शेयर कर दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना सभी का फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।